Okay, a very good evening to all of you. So we are starting with CA Final AFM live batch. ये जो पहली क्लास है इसमें मैं आपको ऑन बोर्ड कर रहा हूँ. तो ऑन बोर्ड का मतलब समझते होंगे कि एक फ़्लाइट, लंबी ड्यूरेशन की फ़्लाइट है जो आपको दूर ले जाने वाली है. एंड आई एम द पायलट. अमन, असीम, गुंजन, हर्षित, ऋषभ, गुड इवनिंग. सो मेनी पीपल हु हैव ज्वाइंड, अगर वो लोग लाइव ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली एक रिदम रहता है टीचर के साथ. एंड ऑफ कोर्स इफ टाइम डज नॉट परमिट, उनको 1.52 स्पीड पे देख रहे हैं, दे कैन डू वीडियो लेटर ऑन. राहुल सिंह, प्रणव, कुणाल, पूजा, स्मिता, मयंक, ईशान, अंबिका, स्नेहा, मोहित, बहुत सारे नाम मिस हो गए, केवल. ठीक है, तो इफ़ आई हैव नॉट बीन एबल टू नेम समबडी प्लीज़ फॉरगिव मी. ठीक है, वी आर ऑल कनेक्टेड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. गुड. नाउ पहले तो अभी करंट वातावरण का बात कर लें, तो जिससे जरा सा एक आइस ब्रेक हो जाए अपने बीच में. नंबर 1 तो इलेक्शंस का बात हो रहा है, पोस्ट इलेक्शंस. और नंबर 2 T20 का बात चालू होने वाला है, करेक्ट. तो नंबर 1 पोस्ट इलेक्शंस का बात एंड द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, एंड नंबर 2 T20 का बात जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है. तो इन सब का बातचीत अपने कभी कभी क्लास में बीच बीच में 2 मिनट का 1 मिनट का होता रहेगा, ज़्यादा नहीं. ओके, जस्ट टू इंश्योर दैट यस भाई हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं. ठीक है ना. ओके, नाउ देयर आर 3 थिंग्स. वन इज़ कि क्लास में अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हुए करिकुलम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. उस पर मेरा प्राइमरी फोकस है कि अच्छे समय में मैं क्लासेस कंप्लीट कर दूं. प्लीज़ रिमेंबर, सीए फाइनल में आजकल 6 के बदले बोलता जाते हैं 5 ही सब्जेक्ट है, पहले 8 होते थे, है ना. तो 8 को मैं 5 समझता हूँ, बिकॉज जो IBS वाला सब्जेक्ट है उस पर उस तरह का टेंशन नहीं है जैसा टेंशन एक सब्जेक्ट के लिए होता है, लाइक FR या DT या AFM. तो वैसे देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट है. ठीक है, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग IBS. और 5 में से AFM 1/5 नहीं है, बिलीव मी. AFM जो है आप ये मान सकते हैं CA फाइनल का करीबन 25 या 30% है, बिकॉज इस सब्जेक्ट का इम्पैक्ट आपके FR में, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला स्टैंडर्ड्स आएगा ना, जोर से पढ़ने वाला है. DT में, IDT में, सब में पढ़ने वाला है. लॉ ऑडिट में ही पढ़ने वाला है. सॉरी, लॉ तो है ही नहीं, ऑडिट में ही पढ़ने वाला है. सो आई एम ट्राइंग टू से AFM बहुत ही अच्छा बेस बनाने वाला है बाकी सब्जेक्ट्स पकड़ने के लिए. ठीक है ना. ओके, राहुल बोल रहा है बिल्डिंग ब्लॉक परपेचुइटी एंड स्टैटिस्टिक्स खून में नहीं उतरा. डोंट वरी, बिल्डिंग ब्लॉक केवल बिल्डिंग ब्लॉक होता है. खून में उतरने के लिए अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है चैप्टर्स में. ठीक है, तो आपने बिल्डिंग ब्लॉक कर लिया, ये बहुत ज़रूरी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था. बाकी लोग भी, यूजुअली मैं कमेंट देख रहा नहीं था, पर जिसने भी बिल्डिंग ब्लॉक की क्लासेस नहीं की है, रिक्वेस्ट है बिल्डिंग ब्लॉक की क्लास कर ले. उसमें कुछ टाइम वैल्यू और मनी का स्टफ़ बहुत ही संक्षिप्त रूप में कराया हुआ है जो काम आएगा क्लासेस में, और स्टेटिस्टिक्स का स्टफ़ कराया हुआ है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम आएगा. ठीक है ना. तो आपने टाइम वैल्यू मनी ठीक है CA इंटर में किया है, और क्या बोलते हैं CA फाउंडेशन में किया था, बट CA फाइनल के लिए टाइम वैल्यू और मनी कंसेप्चुअली अलग तरह से है. ठीक है, तो वो करना ज़रूरी है. जिसने नहीं किया प्लीज़ कर लेना. और उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स आपने CA फाउंडेशन में किया था. ठीक है, तो यहाँ पे ही बहुत काम आने वाला है. ईशान पूछ रहा है बिल्डिंग ब्लॉक क्लास कब तक कंप्लीट करनी है. मेरे ख्याल से अभी तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी. ठीक है, आज तो नहीं काम आने वाला है, डोंट वरी, बट अदरवाइज आने वाले क्लासेस में बिल्डिंग ब्लॉक काम आएगा, तो वो कर लेना है. ठीक है, लेट मी आस्क, किसने किसने बिल्डिंग ब्लॉक ख़त्म कर दिया है? जिसने ख़त्म कर दिया है वो बताना, जिसका WIP है वो मत बताना. यस, अभिनव, सुहाना, और सुहाना ने कंप्लीट कर लिया है. बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस किसने कंप्लीट कर लिया है? किशन इज आस्किंग अबाउट माई हेल्थ, आई एम परफेक्ट, 10/10. ओके, सुहाना, अक्षत, हर्ष, अभिनव, हर्षा का WIP है, मोहित का हो गया, राहुल का हो गया, वेरी गुड. तो जिसने बिल्डिंग ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया है
या फिर WIP है, प्लीज़ फिनिश कर लीजिएगा। आई कैन सी मेनी पीपल, मेहुल, मोनिका, पूनम, आरती, इनका हुआ नहीं है बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, तो प्लीज़ बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट कर लेना है। ओके, कमिंग बैक टू इट, तो नंबर 1, हर टीचर ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही बोलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बट जेन्युइनली स्पीकिंग मैं ऐसा CA इंटर में नहीं बोलता हूँ, ठीक है, FM के अंदर आई डोंट से दिस बिकॉज केवल 50 नंबर का है, ठीक है, इट हैज़ टू बी गिवन इंपॉर्टेंस बट इट इज़ नॉट द मेक और ब्रेक। बट CA फाइनल में AFM इज एक्चुअली द मेक और ब्रेक। आपका ग्रुप 1 क्लियर होना और आपका दोनों ग्रुप क्लियर होना, रैंक आना वगैरह AFM पे सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है, ठीक है। जो लास्ट रिजल्ट आया था जिसमें जयपुर से फर्स्ट रैंक, ठीक है, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक सब आए थे, तो उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ था। यू कुड सी दैट AFM वाज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, ओके। और आपने सुना होगा हमेशा कि AFM में 100/100, 99, 98 इस तरह के मार्क्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। पर एक चीज़ जरूर बोलूँगा, अब AFM में 100/100 आना बहुत डिफ़िकल्ट या नामुमकिन है। बताइए क्यों? AFM में अब 100/100 आना बहुत डिफ़िकल्ट या इनफैक्ट नामुमकिन है। रीज़न बताइए। यस प्लीज़। बोला थियरी का रीज़न नहीं है। जब AFM में 100/100 आया तो थियरी तब भी था। MCQ करेक्ट, बट MCQ में तो फुल मार्क्स आता है, थियरी वो रीज़न नहीं है। थियरी के टाइम पे AFM में 100/100 आया हुआ है। MCQ की वजह से AFM में 100/100 क्यों नहीं आएगा? MCQ की वजह से, एकदम करेक्ट आंसर है, पर MCQ की वजह से AFM में 100/100 क्यों नहीं आएगा? करेक्ट, राहुल काबरा बोल रहे हैं रॉन्ग MCQ सेट बाय ICAI, करेक्ट। नहीं, डीप नॉलेज का बात नहीं है, डीप का गहराई तक अपने जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। रॉन्ग नहीं, टाइम का ही बात नहीं है, टाइम बचता है MCQ में, डीप नॉलेज का बात नहीं है, टाइम का बात नहीं है, रॉन्ग का बात है। मतलब ये है ना कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो और जो पूरा पिच है ना वो उबड़ खाबड़ है, आंखें तुम्हारे मुंह पे लग रहा है, वैसा वाला बात है। और हेलमेट भी अलाउड नहीं है। मतलब हेलमेट किस केस में अलाउड नहीं है कि जो MCQ रॉन्ग आएगा वो MCQ तो पता ही नहीं दुनिया को। माने हम लोग स्टूडेंट से सुन के MCQ शेयर कर देंगे रॉन्ग आया था, बट द पॉइंट इज दैट जब रिकरेक्शन में लोग भेजेंगे तो क्या वो MCQ पब्लिश होके उन लोग के पास आएगा क्या? आई डाउट, आई डोंट नो, इट हैज़ टू बी सीन। तो इस बार 2 MCQ यानी 4 नंबर का रॉन्ग था। इस बार 2 MCQ यानी 4 नंबर का रॉन्ग था। तो अगर ICAI सबको मार्क्स नहीं देता है तो इसका मतलब इस बार जो रिजल्ट आएगा जुलाई में उसमें 96 से ऊपर नहीं आना चाहिए। एंड आई थिंक 96 किसी का आएगा, ओके, आई थिंक 96 किसी न किसी का आएगा, बिलीव मी, ठीक है। बट 100/100 तो तब आएगा अगर ICAI यहाँ पे उन रॉन्ग MCQs में मार्क्स देता है जिसके बारे में वो लोग चुप है, ठीक है। खैर एनीवेज, अपने यहाँ पे समय उसमें व्यतीत नहीं करेंगे कि रिगार्डिंग ICAI का क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे क्लासेस में बहुत कुछ बातचीत होती रहेगी, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। सो AFM का अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ ना, बिलीव मी अभी बोरिंग हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये नहीं है। ऑलरेडी कितना मिनट हो गया अपने को? करीब 8 मिनट हो गया है क्लास चालू किए हुए, और कुछ वैसे मज़ा टाइप नहीं लिए। तो मज़ा लेना जरूरी है बिकॉज दैट मेक्स द क्लास इंटरेस्टिंग। सो इन ऑर्डर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, प्लीज़ अपने माइन्यूशियस का बात नहीं करें, कौन से सब्जेक्ट है, कितनी क्लासेस होगी, कितनी बुक्स है, कब कंप्लीट होगा, ये सब की बात कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड। एक बार जरा सा रिदम लाते हैं क्लास में, ठीक है ना प्लीज़। So if you are prepared for the rhythm, if you are prepared for the rhythm, in that case, please participate with me. Okay, tell me. अभी राहुल गांधी ने इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, आई थिंक कल या परसों, बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था। वो एलिगेशन पता होगा शायद। अभी राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर AFM सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था। वो एलिगेशन याद होगा? करेक्ट, स्टॉक मार्केट क्रैश। तो उनका ये बोलना था कि बीजेपी ने NDA ने विद द हेल्प ऑफ द मीडिया कंट्रोल एग्जिट पोल्स का बहुत ही बायस्ड ओपिनियन निकाला, जिससे कि लोग मंडे को
जोर से बाई कर लिए स्टॉक्स को, बिकॉज रिजल्ट आएगा तो पता नहीं मार्केट तूफानी मूड में 25,000 टच कर जाएगा निफ्टी, एंड उसके बाद रिजल्ट उल्टा पड़ा और अकॉर्डिंगली मार्केट क्रैश किया, जिसमें राहुल के अनुसार बीजेपी के मिनिस्टर्स लोगों ने उस क्रैश में कमा लिया। ठीक है, वेदर वो जरा सा भी सही है गलत है ये सब में अपने नहीं जा रहे। द पॉइंट इज दैट आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए। कॉन्टेक्स्ट ये कि जून 3 यानी कि मंडे को मार्केट जोर से ऊपर गया था और जून 4 को करीब 12:30 बजे मार्केट बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ था। लेट्स हैव अ लुक। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। So we are going to the screen and screen पे ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट वगैरह सब आपसे शेयर हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये चार्ट है कोल इंडिया का। तो कोल इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एंड आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, जो अभी सेमीकंडक्टर चिप्स का बात हो रहा है ना, और ये सारी चीज अल्टीमेटली इनको प्रोड्यूस करने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड वेदर इट इज चाइना और इंडिया और वॉट एवर, दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ कोल फॉर दैट पर्पस। लास्ट 5 साल में जो भी कोल में थे, ओके, वो वैसे तो सांवले होंगे पर वैसे गोरे हो गए हैं। आई मीन टू से इतना कमा लिया ना, कोई लिमिट नहीं है। तो कोल इंडिया इज वन ऑफ द प्रोलिफिक स्टॉक्स, एंड कोल इंडिया 3 जून को 512 पे बंद हुआ था। 3 जून को 512 पे मंडे को, और 12:27 12:27 पे 4 जून इलेक्शन वाले दिन वो 412 पे ट्रेड हो रहा था। 512 से 412 कोल इंडिया। 3 जून का जो एंड प्राइस है 512, और 4 जून का जो 12:25 27 पे प्राइस है 412। 100 रुपया का ड्रॉप ऑन अ लेवल ऑफ 512। इट इज मोटा मोटी कितना परसेंट हो गया? 512 से 412, 512 से 412, इट्स अ ड्रॉप ऑफ व्हाट परसेंटेज? यस प्लीज, याद रहे मैं सारे के सारे कमेंट्स का जवाब नहीं देने वाला हूं, ना मैं देखने वाला हूं। आई एम फोकसिंग ऑन टीचिंग। तो इट्स रफली अराउंड 20%, 20% स्टॉक गिरना कोई एक साल में नहीं, जस्ट इन अ मैटर ऑफ 3 घंटा, 9:15 से लेके 12:15। ओके, तो 20% स्टॉक गिरा कोल इंडिया का। उस समय जो निफ्टी है, नहीं निफ्टी कहां गया? ओके, निफ्टी लगता है नीचे होगा। निफ्टी जो है वो बंद हुआ था 23,284 पे मंडे को। 23,284 3 जून को बंद हुआ था, एंड वो 21,334 हो गया था, वही 12:27 पे। 23,300 से 23,300 मान लें, 21,300, 23,300 से 21,300, 23,300 से 21,300 कितना ड्रॉप हुआ? 23,300 से 21,300 कितना ड्रॉप हुआ परसेंटेज वाइज? अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं सीए इंटर का आप लोगों से। 23,300 से 21,300 कितना ड्रॉप हुआ? 9%, करीब 8.37%, 8.5%, वॉट एवर। कितना भाई? बेस तो 23,300 होगा, डिवाइड किससे कर रहे हो? 23,300 से 21,300 मतलब 2,000 पॉइंट ड्रॉप हुआ, डिवाइड बाई 23,300। होप आप 23,300 से डिवाइड कर रहे हो। ओके, बाद वाला माइनस पहले वाला बाई पहले वाला ना, डिवाइड बाई 23,300 करके, तो करीब 8 पॉइंट समथिंग % आ रहा है। वेरी गुड। मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला था किसी ने गेस करके, वो क्वेश्चन गेस करके आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो अगर एक स्टॉक 20% गिरता है जब मार्केट 9% गिरता है, फॉर राउंड फिगर, अगर एक स्टॉक 20% गिरता है जब मार्केट 9% गिरता है, तो अगर सीए इंटर को ध्यान करें तो स्टॉक का बीटा कितना हो गया? यस प्लीज। अगर एक स्टॉक 20% गिरता है जब मार्केट 9% गिरता है, तो उसका बीटा क्या हो गया? ये तो सीए इंटर का क्वेश्चन है, सीए इंटर। ओके, मोहित ग्रोवर का आंसर आया, प्रबल का आंसर आया, करेक्ट है। डी हर्षा का आंसर आया, हर्षल का आंसर आया, देवेश का आंसर आया। क्वेश्चन समझ गए? व्हेन द निफ्टी ड्रॉप्स बाय 9%, the stock drops by 20%, what is the beta of the stock? Very very good. Okay, beautiful. आसिम, मयंक, ईशान, तो सबने बोला है
सर रफली 2.22 करीब बीटा आ रहा है, बिकॉज बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। में एग्जैक्ट डेसिमल्स में नहीं जा रहा हूं बिकॉज हमने रफली बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये बीटा इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। विच चैप्टर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वो जिसका छुआ छुई हुआ था ना सीए इंटर में, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में लगाते थे, वो खोदेंगे सीए फाइनल में एएफएम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मैं सिलेबस बताऊंगा आपको, पर बातों ही बातों में आपको सिलेबस बताऊंगा सीए फाइनल का, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन विच वी हैव बीटा, सीएपीएम, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, ठीक है, वहां पे होगा वो। खैर एनीवेज, टेल मी आल्सो वन थिंग, डू यू थिंक बीटा इस तरह से निकलता है? कोई 3 घंटे का डेटा देख के क्या बीटा इस तरह से निकलता है? व्हाट डू यू थिंक? जहां से भी आप पढ़े थे सीए इंटर, आपको जो भी आइडिया हो, क्या बीटा इसी तरह निकलता है? वेरी गुड। देवाशीष सेज नो, कशिश सेज नो, सागर सेज नो, ईशान गुप्ता सेज नो, संजय सेज नो। वेरी गुड। बीटा निकलता है विद द हेल्प ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स डेटा। यानी हम लोग ये नहीं देखते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में स्टॉक कितना रिएक्ट किया, हम लोग ऑन एन एवरेज देखते हैं स्टेटिस्टिक्स के हेल्प से कि स्लोप क्या है, ठीक है। तो अपने रिग्रेशन सीए फाउंडेशन में था, उसके हेल्प से निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते। तो कोई मेरे को कॉर्नर मत करना, बीटा ऐसे थोड़ी निकलता है, ये तो एक फील का बात था, ठीक है। बट येस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उस पर इट इज पॉसिबल इन सीए फाइनल कि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि मार्केट इतना से इतना % चेंज हुआ और स्टॉक जो इतना % चेंज हुआ, तो उसका बीटा क्या आया और उसको यूज करना है बड़े क्वेश्चन में। ये पॉसिबल है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डेफिनेटली पॉसिबल है कि वो 4 साल का डेटा के बजाय मार्केट इतना % हुआ, स्टॉक इतना % चेंज हुआ, तुम्हारा बीटा निकल गया होगा, उसको यूज करना है बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। तो काम का जरूर है द फीलिंग, ठीक है, ओके। और अगर अपने में से कोई पर्सन ये बोले कि सर बीटा जो आप बता रहे थे पूरा समझ में नहीं आया, तो मैंने पूरा बताया भी नहीं, हम वो पोर्टफोलियो में करेंगे, तो डू नॉट जज मी ऑन अकाउंट ऑफ दैट। एक फीलिंग बताना है सिलेबस का, तो फीलिंग तो अच्छे से बताएंगे ना, एग्जाम्पल लेके। नाउ ध्यान दीजिएगा, उस समय ये जो चार्ट है ये जीओआई का चार्ट है। जीओआई का फुल फॉर्म प्लीज। ये जो चार्ट है ये जीओआई का चार्ट है, जीओआई फुल फॉर्म प्लीज। ये 10 साल का जीओआई का चार्ट है, 10 ईयर जीओआई सिक्योरिटीज, 10 ईयर जीओआई सिक्योरिटीज, करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, जीसेक, ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड। तो 10 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, भारत का बॉन्ड है, भारत सरकार का इशू किया हुआ, उसका ये यील्ड का चार्ट है, यील्ड का, यील्ड, ओके। क्या आप बताएंगे सीएपीएम में उसको कहां यूज करते हैं? जो 10 साल का मसाला बॉन्ड्स का बात नहीं हो रहा हर्षा, यहां पे कुछ भी याद मत करो, सीए इंटर का मसाला बॉन्ड्स अलग था, ठीक है, मसाला बॉन्ड्स अलग था, अभी उसका बात नहीं हो रहा। आपको शॉर्ट नोट याद आ रहा है सीए इंटर का? यस, दैट्स द आरएफ यूज्ड इन सीएपीएम। सीएपीएम में जो आरएफ यूज करते हैं दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट, आरएफ, ठीक है। तो जो आरएफ है ना, आरएफ मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड, वो 3 जून को 7% था, 3 जून को 7%, और 4 जून को 12:30 बजे इट वाज 7.11%। 3 जून को मंडे को जब बाजार क्लोज हुआ तो आरएफ वाज 7%, और 4 जून को इट बिकेम 7.11%, 12:30 बजे। लगेगा अरे सर इतना सा चेंज हुआ, 0.11%, बट 0.11% इज कॉल्ड 11 बेसिस पॉइंट्स। बॉन्ड मार्केट में कई जन जानते होंगे 1% को 100 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं, 1% को 100 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1% बहुत बड़ा है, उतना यील्ड चेंज ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स। तो 0.11% इज 11 बेसिस पॉइंट्स, ओके, इट्स जस्ट अ नेम, जैसे परसेंटेज है ना वैसे बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। और वो 11 बेसिस पॉइंट्स की वजह से इस बॉन्ड्स में, ये सब बॉन्ड्स में मिलियंस और बिलियंस में इन्वेस्ट होता है। शेयर मार्केट में 1 शेयर 2 शेयर करते हैं, पर ये बॉन्ड मार्केट में मिलियंस में पैसा लगता है, इतना बड़ा पैसा आई कांट एक्सप्लेन। प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादातर जो सीए करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ऑडिट में या तो मार्केट का एक्सपोजर मिलता नहीं है, ठीक है, और या फिर एक्सपोजर मिलता है तो शेयर मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, उनको बॉन्ड मार्केट का और करेंसी मार्केट का मिलता नहीं है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। तो अकॉर्डिंगली उनको पता नहीं रहता है कि बॉन्ड मार्केट इज बिगर देन द स्टॉक मार्केट ग्लोबली, ओके, बॉन्ड मार्केट, एंड इंडिया में भी इट्स गोइंग टू बिकम बिगर बाय द टाइम
25-26 तक यू विल फाइंड दैट बॉन्ड मार्केट इंडिया का स्टॉक मार्केट से बड़ा हो जाएगा। इतना ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंक्स टू द सीए इंस्टीट्यूट कि उन्होंने फिक्स्ड इनकम यानी बॉन्ड मार्केट को सिलेबस में रखा है। ठीक है ना। शायद आपको पता होगा कि बॉन्ड का यील्ड बढ़ने से, आई डोंट नो आपको पता है क्या, इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप बॉन्ड प्राइसेस फॉल। इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप बॉन्ड प्राइसेस फॉल। आर यू अवेयर? बिकॉज बॉन्ड प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। तो अगर ज्यादा रेट से टानेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फॉल्स। इनवर्स रिलेशन है। ओके, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। और उसमें जो बीटा होता है उसको अपने बोलते हैं ड्यूरेशन। हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जानते नहीं है, ये इंटर से रिलेटेड नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में बीटा होता है वैसे बॉन्ड मार्केट में ड्यूरेशन होता है। क्या होता है? ड्यूरेशन। तो 11 बेसिस पॉइंट से कितना परसेंटेज गिरेगा उसका इंपैक्ट निकालते हैं। सेम बीटा वाला फीलिंग है पर इसको बोलते हैं ड्यूरेशन। ये भी अपने करिकुलम में एक चैप्टर है, फिक्स्ड इनकम। क्या चैप्टर है? फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड वैल्यूएशन। फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड वैल्यूएशन। ऑफ कोर्स आपको अवेयर नहीं है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आल्सो, डोंट वरी। पर आपको ये पता है, हाँ सर इसको आरएफ यूज करते हैं, इसको आरएफ यूज करते हैं। ठीक है ना, ये आपको जरूर पता है कि इसको आरएफ यूज करते हैं। नाउ जो करेंसी है, एक मिनट, वैसे कोई बताएगा एक बार कि एक्चुअली बता रही, मैं बता ही दे रहा हूं पूछने के बजाय, अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बीजेपी का नहीं आया, मतलब बीजेपी का 272 सीट से ऊपर नहीं आया ना, ठीक है, तो इन दैट केस कमती सीट्स आया और कोalition बनाना पड़ा, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना फिस्कल प्रूडेंस ऑब्जर्व कर रहा है। फिस्कल प्रूडेंस, ये वर्ड सुना है आपने? फिस्कल प्रूडेंस। सर ये सब एग्जाम में काम का है क्या? काम का जरूर है बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट रियल लाइफ में बहुत काम का है और ऐसे अपने सेक्टोरली पढ़ नहीं सकते। फिस्कल प्रूडेंस, बीजेपी गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस दिखाया था, यानी उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को कम करते गया था। अभी लेटेस्ट फिगर फिस्कल डेफिसिट का जितना मेरे को याद है 5.1% इस बजट का था। 5.1% फिस्कल डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट का जो खर्चा है उनके रेवेन्यू के मुकाबले 5.1% कम था। ओके, फिस्कल डेफिसिट 5.1%। एंड अगर बीजेपी का मेजॉरिटी गवर्नमेंट आता तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट वो पाथ कंटिन्यू रहेगा एंड वो लोग फिस्कल डेफिसिट टारगेट करेंगे 4.7 या 4.6% नेक्स्ट ईयर। 4.7 या 4.6% नेक्स्ट ईयर। अगर फिस्कल डेफिसिट कम होता है, अगर फिस्कल डेफिसिट, तो उस केस में बॉन्ड यील्ड फॉल करता है, तो बॉन्ड यील्ड फॉल करता है। ठीक है, बिकॉज रिस्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज लो, रिस्क कम है तो रिटर्न कमती चाहिए। बट अगर फिस्कल डिसिप्लिन हटाया जाता है, माने फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाता है, तो यील्ड राइज करता है। तो यील्ड राइज करने का रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि सारे लोगों को लगा कि जब ये कोalition गवर्नमेंट बनने वाला है तो अब जाके फिस्कल डेफिसिट उतना कम नहीं होगा, अब वेलफेयर स्कीम्स होगा, वो रेवड़ी स्कीम या गरीबों को पैसा बांटा जाएगा और ये लोग उल्टा पुल्टा खर्चा करेंगे जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसके कारण यील्ड बढ़ा। ठीक है, ये जो लास्ट 5-7 मिनट में अभी मैंने बोला है ना यील्ड के बारे में, ये जो 5-7 मिनट में मैंने बोला है यील्ड के बारे में, हो सकता है ये पार्ट उतना कंफर्टेबल नहीं लगा हो, बट रिमेंबर मैं कुछ सिखा रहा नहीं हूं। ठीक है, वी आर मूविंग इनटू समथिंग टू टेल यू द सिलेबस। तो देयर मे बी पोर्शंस जो आपको लगे नहीं यार वो वाला पोर्शन पूरा समझ में नहीं आया। यस, बिकॉज पढ़ाया कहां? दिस इज एन ऑन बोर्डिंग सेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑन बोर्डिंग सेशन, द फ्लाइट हैज नॉट स्टार्टेड, यू आर जस्ट बोर्डिंग द सेशन। तो जो डोंट जज मी रॉन्ग, गलत जज मत कीजिएगा। ठीक है, तो ओके। प्रणव ने बोला सर फिस्कल डेफिसिट मतलब व्हाट वी ओ टू फॉरेन कंट्रीज। रॉन्ग है, व्हाट वी ओ टू फॉरेन कंट्रीज नॉट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फिगर जो है इंडिया का प्रिडोमिनेंटली इंडिया में ही ओन्ड है, मतलब बैंक्स वगैरह और इंडियन इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड बाई कर रखे हैं, फॉरेन से नहीं है। ठीक है ना, डजंट मैटर। नाउ लास्ट एक ग्राफ दिखाना है मेरे को करेंसी का। व्हाट डू यू थिंक मस्ट हैव हैपेंड टू करेंसी? आपसे पूछ लूं, आपको क्या लगता है करेंसी में क्या हुआ होगा? रूपी अप्रिशिएट हुआ होगा कि डेप्रिशिएट हुआ होगा? रूपी अप्रिशिएट हुआ होगा कि डेप्रिशिएट हुआ होगा? यस प्लीज, रूपी अप्रिशिएट हुआ होगा कि डेप्रिशिएट हुआ होगा? 12:30 बजे उस दिन 4 जून को रुपया अगेंस्ट डॉलर या रुपया अगेंस्ट येन क्या हुआ होगा? रुपया डेप्रिशिएट हुआ, एकदम सही, रुपया का वैल्यू गिरा होगा। तो मैंने यहां पे रूपी का वैल्यू लिया है, रूपी का वैल्यू लिया है कहां पे? ये रहा, जेपीवाई पर आईएनआर। यस, कोई फुल फॉर्म बताएगा? जेपीवाई पर आईएनआर, एनी फुल फॉर्म प्लीज? जेपीवाई
पर INR, JPY पर INR, फुल फॉर्म एनीबडी? JPY, जापानीज येन, करेक्ट। जापानीज येन पर INR, INR क्या हो गया? इंडियन रूपी। यानी 1 रुपया का दाम इन टर्म्स ऑफ येन, 1 रुपया कितना येन है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना $1, ठीक है, 84-85 रुपया है। $1 इज 84 रुपीज, 85 रुपीज। वैसे ही 1 रुपीज हाउ मेनी येन? मैंने जानबूझ के येन पर रूपी लिया जिससे भारतीय लोगों में थोड़ा सा रिस्पेक्ट का फीलिंग आए। ओ 1 रुपया 1 से ज्यादा येन है, समझ गए? तो आई हैव टेकन येन पर रूपी टू इंस्टिल पेट्रियोटिक फीलिंग्स। तो जो रूपी का भाव था वो 1.89 था, 1 रूपी वॉज 1.89 येन, और वो गिर के हो गया 1.87 येन। 1 रूपी 1.89 येन था और वो गिर के हो गया 1.87 येन। प्लीज ये मत सोचना ओ जरा सा गिरा, करेंसी मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं होता है, और यहां पे भी मिलियंस और बिलियंस में पोजीशन होता है, सच दैट 0.02 मूवमेंट इज मैसिव। ओके, इट इज नॉट मिनिस्क्यूल। ये तो ज्यादा डेसिमल में गए नहीं, वरना 1.8905 से यूजुअली 1.8904, 1.8902 वैसा मूवमेंट होता है चौथे डेसिमल प्लेस में, समझ गए? इट्स अ मैसिव चेंज, रुपया का वैल्यू गिरा। नाउ ये सब सर क्यों बता रहे हैं? तो ये तो फॉरेक्स चैप्टर है, समझ में आया? पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम, फॉरेक्स, ये चैप्टर्स का दर्शन हो गया। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करें, सुनना प्लीज। आपको म्यूचुअल फंड सही है उसका तो नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है उसका नाम सुना होगा। ईशान पूछ रहा है क्रिप्टो का भी इंपैक्ट बताइए। ओके, क्रिप्टो इंडियन मार्केट्स पे उतना डिपेंडेंट नहीं है। यस प्लीज बताइए। मैं बोल रहा हूं कि आपने किसका नाम सुना होगा? व्हाट डिड आई से? फॉरगेट। मैंने क्या पूछा, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। मैंने क्या पूछा अभी? किसका नाम सुना होगा? हाँ, म्यूचुअल फंड, सॉरी, म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड का तो नाम आपने सुना है डेफिनेटली। आपने क्या हेज फंड का नाम सुना है? हेज फंड, म्यूचुअल फंड का तो नाम बच्चा बच्चा ने सुना है, हेज फंड का नाम सुना है ना? जो हेज फंड्स है दे आर वेरी वेरी वॉलेटाइल बीस्ट्स, उनको आप बीस्ट समझिए, वॉलेटाइल बीस्ट्स, एंड सम आर डायनासोर। तो एक डायनासोर और एक बीस्ट और प्लस वो बिग है, तो इसका मतलब क्या करता है? वो लोग जोर से इन्वेस्ट करता है और तेजी से पैसा टाल लेते हैं। दे आर वेरी वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ पैसा लगाना और निकालना, मतलब एक झटके के साथ पैसा डाल के निकाल लेते हैं। दे डोंट इन्वेस्ट बहुत स्टेबल, मतलब उनका हॉराइजन यूजुअली 1 मंथ, 2 मंथ या 1 ईयर मैक्सिमम वैसा रहता है। तो अब स्टोरी सुनिए। अमन बोल रहा है मैंने बिलियंस देखा था। यस, तो बिलियंस वाज अ फेमस हेज फंड का शो नेटफ्लिक्स पे। जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे हैं लोग। गुड, सुनिएगा प्लीज। तो अब एक स्टोरी है, क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक जापानीज हेज फंड है, एक जापानीज बेस्ड हेज फंड है, और वो हेज फंड इंडियन मार्केट्स को ट्रैक कर रहा था और उसको लगा कि इंडियन मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, तो कमाने का, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन का ये जो एपिसोड चल रहा है। तो एक हेज फंड को ऐसा लगा कि इंडियन मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कमाने का, ठीक है। तो ठीक से सुनो प्लीज, ठीक से सुनो, आप लोग लिखते जा रहे हो, सीए इंटर का क्लास नहीं चल रहा है। अमन ध्यान से सुनिए, बिकॉज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अभी 9 क्वेश्चंस आने वाले, 9 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस। वो 9 क्वेश्चंस को आप राइट आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगा एज कम्पेयर टू बॉबी एक्सेलरॉड और जिम साइमंस का नाम बोलना। ठीक से सुनिएगा। तो आई वाज सेइंग दैट एक जापानीज हेज फंड है, ठीक है। वो जापानीज हेज फंड इंडियन मार्केट को ट्रैक कर रहा था इलेक्शन डे में। जब वो देखा 12:27 पे निफ्टी जोर से गिरा है और पीएसयू स्टॉक कोल इंडिया 20% गिरा है, वो इस ताक में था कोल इंडिया को कब उठाए। तो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड किया हम कोल इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक जापानीज बेस्ड हेज फंड है। यस, उसका होम करेंसी क्या है? अगर जापान का बेस्ड हेज फंड है तो उसका होम करेंसी क्या है? अगर वो जापान का बेस्ड हेज फंड है तो उसका होम करेंसी क्या है? येन, येन उसका होम करेंसी है। तो वो डिसाइड किया इंडिया में पैसा लगाएगा, तो इंडिया में वो लगाने के लिए उसको येन को रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि रूपी को येन में। जापानीज हेज फंड को अगर इंडिया में पैसा लगाना है तो उसको येन को रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि रूपी को येन में। यस प्लीज।
येन को रूपी में कि रूपी को येन में? येन को रूपी में, उसके पास तो येन है, तो जापानीज येन लेके आएगा, उसको रुपया में बेचेगा। तो येन को रुपया में बेचने के लिए वो फॉरेक्स मार्केट का दर्शन करेगा। किसका? फॉरेक्स मार्केट का। तो उस समय रेट था 1.87। मैं बात कर रहा हूँ 12:27, 12:27, 12:27 में वो येन को रूपी में कन्वर्ट किया। करेक्ट है, 1.87 रूपी का भाव है, येन का भाव नहीं है। इट्स 1 रूपी इक्वल टू हाउ मेनी येन, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। तो उसको रुपया मिल गया। फिर रुपया को कोल इंडिया में लगाया, रुपया को कोल इंडिया में लगाया। तो कोल इंडिया का शेयर का दाम, कोल इंडिया का शेयर का दाम ये हो गया था 412.3। मैं बाद में दिखा दूंगा ये दाम सारे, 412.3। तो येन को पहले रुपये में बदला, फिर उस रुपया को 412.3 पे लगाया, तो उसको बहुत सारा शेयर्स मिला। ओके, तो बड्डा पार्टी है ना, बीस्ट हेज फंड, तो बहुत सारा शेयर्स मिला। अब कोल इंडिया को वो होल्ड करेगा 1 साल के लिए। ओके, ये June 3 से लेके नेक्स्ट ईयर June 3, ठीक है, तो 1 साल के लिए होल्ड करेगा। कोल इंडिया का बीटा जो आपने निकाला था 2.22 नहीं है, 10 साल का डेटा को लेके बीटा है, एक्सेल से निकाला गया है। वो बीटा कुछ है, बता देंगे। आरएफ आपको पता है 7.11% हो गया था आरएफ, दिखाऊंगा मैं अभी फिगर। आरएम माइनस आरएफ में बता दिया, मैं बता दूंगा क्या है। तो आरएफ पता है, आरएम माइनस आरएफ पता है और बीटा पता है, तो कोल इंडिया का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। आरएफ पता है, आरएम माइनस आरएफ पता है और बीटा पता है, तो कोल इंडिया का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। तो उसने जो पैसा लगाया कोल इंडिया में, वो पैसा अल्टीमेटली कितना बन जाएगा 1 साल बाद, वो अपना कैलकुलेट हो जाएगा। वो जो रुपया लगाया उसने, वो रुपया कितना बन जाएगा 1 साल बाद CAPM के अनुसार, वो अपना 1 साल बाद निकल जाएगा। और उस समय जब वो रुपया बन जाएगा, उस रुपया को फिर से येन में कन्वर्ट करेगा, उस रुपया को फिर से येन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो विच मीन्स द प्रोसेस बिकम्स लाइक दिस। 1 सेकेंड, तो पहली बार मैं लिख रहा हूं बोर्ड, ठीक है, आप भी लिख सकते हैं प्लीज। जापानीज हेज फंड वो 500 बिलियन येन, यू कैन ऑल्सो राइट एंड यू शुड राइट 500 बिलियन येन इन्वेस्ट। तो सबसे पहले कन्वर्ट टू रूपी, रूपी में कन्वर्ट करेगा कौन से रेट पे? 1.87। इस रेट पे कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद कलर किससे चेंज करते थे अपने यार? इंटू रूपी कन्वर्ट करने के बाद कोल इंडिया शेयर का दाम 412.3, ठीक है, 1 ईयर, 1 साल के लिए 1 ईयर में अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे CAPM से। तो अकॉर्डिंगली पैसा कितना बन जाएगा? रूपी प्रोसीड्स, और वो रुपया को येन में बदलेगा, वो रुपया को येन में बदलेगा, कन्वर्ट बैक इनटू येन, और स्टोरी समाप्त। येन से स्टार्ट किया था, येन में एंड करेगा, येन से स्टार्ट किया था, येन में एंड करेगा। ओके, येन से स्टार्ट किया था, येन में एंड करेगा। केवल ने बहुत अच्छा लिखा है सर, उसको तो फॉरेक्स में भी कमाई हो गया और शेयर्स में भी। फॉरेक्स में कमाई इसलिए हो गया नहीं, वो केवल बोल कैसे दिया आई डोंट नो, बिकॉज केवल अभी तो मैंने 1 साल बाद का रेट लिखा ही नहीं है, मैंने 1 साल बाद का रेट बताया नहीं है कि व्हाट इज द एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर। तो रुपया अगर बढ़ेगा तो उसको फायदा होगा, रुपया गिरेगा तो घाटा होगा। एक थोड़ा सा एक आउटलाइन चार्ट हो गया। वैसे टू रिमेंबर, ये फॉरेक्स का पार्ट है, ये फॉरेक्स का पार्ट है। मेरा जहां तक याददाश्त है, नवंबर 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। नवंबर 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था 12 नंबर का। ओके, नवंबर 2022, टर्म इधर उधर हो सकता है बट ऐसा ही क्वेश्चन आया था
कि जापानीज इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट किया इंडिया में 500 बिलियन येन, तो कन्वर्ट किया रुपया में, कन्वर्ट करने के बाद एक शेयर में लगाया, शेयर का बीटा फीटा सब दिया रहेगा, उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले CAPM से, तो अकॉर्डिंगली वो रुपया कितना बन जाएगा और वो रुपया को वापस से येन में ले गया। तो स्टार्ट किया येन से और एंड किया येन पे। ओके, स्टार्ट किया येन से, एंड किया येन पे। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ये चीज़ कि ये चीज़ अपना टॉपिक है फॉरेक्स के अंदर। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स अलग से टॉपिक है, तो कोई बाद में जज नहीं करे कि यार वो टॉपिक जो पढ़ाए थे समझ भी नहीं है। दिस इज एन ऑन बोर्डिंग सेशन, ठीक है। बट आपको एक फील आए, आप कमांड करे तो आपको लगेगा यार फॉरेक्स करे बिना हम लोग मोटा मोटी कर दे रहे थे, वो आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि करे बिना कर दिए, ठीक है। तो इन दैट केस ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अब बहुत सारे कमेंट्स है उसके, हम कुछ बोला नहीं। राहुल बोल रहा है ऐसा येन शुड फॉल बिकॉज जापानीज इकोनॉमी स्टेगनेट कर रहा है, ठीक है। तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन ऑल द कमेंट्स, ठीक है। तो डोंट गेट इट दैट वो इग्नोर्ड हो रहा है वगैरह, ठीक है। यू कैन एक्सप्रेस बट वट एवर इट इज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। हियर वी आर। अगर आपको कोई भी भाव चाहिएगा, इफ यू वांट एनी भाव, तो वो इस टेबल में समराइज किया हुआ है। वो इस टेबल में समराइज किया हुआ है, मैंने लिखा है फॉर कन्वीनियंस द रेलिवेंट पोर्शन फ्रॉम दीज एग्जिबिट्स इज समराइज्ड बिलो। दिस विल नॉट बी डन इन द एग्जाम, आई एम डूइंग इट फॉर यू एज इट इज द फर्स्ट क्लास। यानी आपको सीधा चार्ट दिया रहेगा, आपको सीधा चार्ट दिया रहेगा, उस चार्ट से आपको खुद रेट समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने उसको समराइज कर दिया है बिकॉज क्या पता वीडियो में चार्ट ठीक से दिखे नहीं दिखे वगैरह। आप इसका पिक्चर ले सकते हो एक बार अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और मेनली ये काम आने वाला है जून 4 का डेटा 12:27 पे, ये डेटा काम आने वाला है, ये प्राइस वाला। और ये प्राइस गलत वर्ड है बिकॉज 7.11% इज नॉट द प्राइस, इट इज द यील्ड, ठीक है। तो डोंट वरी, प्राइस ऑब्लिक यील्ड है, 7.11 इज द परसेंटेज यील्ड GOI का जो RF होगा। तो आई होप आपने या तो ये चारों फिगर्स लिख लिया है। कोल का दाम 1.87 एक्सचेंज रेट, रुपया का दाम सॉरी, और निफ्टी 21,334.95, निफ्टी काम नहीं आने वाले वैसे, और 7.11% RF, ये चारों काम आने वाला है, ये चारों। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे CA फाइनल में आता है। What amount of Indian rupee did the Japanese investor invest in India? ध्यान रहे 500 बिलियन येन इन्वेस्ट किया था, 500 बिलियन येन इन्वेस्ट किया था। तो पूछ रहे कितना रुपया लगाया कोल इंडिया में। 500 बिलियन येन इन्वेस्ट किया था, कितना रुपया लगाया? सागर आपका आंसर रॉन्ग है, स्मिता मेरे ख्याल से आपका आंसर करेक्ट है, कशिश रॉन्ग है, कुणाल राइट है, बहुत जन का आ गया, मैं बोल नहीं पा रहा हूं नाम, बहुत जन का बीच में आया, तो ये मत बोलना कि साहब आपने मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू स्पीक आउट द नेम्स इतना फास्ट। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 500 बिलियन और रेट था 1.87। 500 बिलियन और रेट था 1.87। 500 बिलियन क्या था? येन। 500 बिलियन क्या था? येन। 1.87 किस चीज का रेट था? रूपी। 500 बिलियन क्या था? येन। और 1.87 किस चीज का रेट था? रूपी। तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, डिवाइड होगा। वैसे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉरेक्स में सीखेंगे अपने, बट यूनिटरी मेथड अगर सोचे से येन का दाम अगर 1.87 होता तो हम लोग क्या बोलते? एक येन 1.87 होता है, तो 500 येन कितना होता है? 500 इंटू 1.87 यूनिटरी मेथड। अगर एक येन 1.87 होता है तो 500 येन क्या होता है? 500 इंटू 1.87। बट 1.87 तो येन का दाम नहीं ना, रुपया का दाम है, तो मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? ठीक है, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, डिवाइड होगा। तो 500 डिवाइड बाय 1.87, इट्स लाइक एक येन का दाम 1 बाय 1.87 रुपी है। ठीक है, एक येन का दाम 1 डिवाइड बाय 1.87 है। तो 500 का दाम 500 इंटू 1 बाय 1.87, मतलब 500 डिवाइड बाय 1.87। ऑप्शन नंबर डी 267.38। क्या ये मोटा मोटी सबको क्लियर है? क्या ये मोटा मोटी सबको क्लियर है? ईशान गुप्ता ये सेइंग सर हम लोग को ये क्वेश्चन लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये शेयर होगा आपके साथ। एक क्लियर कर दूं, क्लासेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप में होती है।
हर क्लास में जो कवर करते हैं वो ड्राइव में शेयर होता है। ड्राइव में ऑफकोर्स जो क्लास जो क्वेश्चंस अपने बुक से करेंगे, बुक से, वो तो बुक है ही आपके पास, जिसके पास नहीं है मिल जाएगी उसको बुक्स, पर अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा कराता हूं, अगर बहुत सारा एक्स्ट्रा कराता हूं वो ड्राइव में शेयर होता है, तो ड्राइव में आपके पास रहेगा, तो डोंट हैव टू कॉपी द क्वेश्चन प्लीज, ठीक है ना। तो 500 डिवाइड बाय 1.87, 267.38 बिलियन, याद रखिएगा 267.38 बिलियन, 267.38 बिलियन, ठीक है ना, 267.38 बिलियन। सेकेंड क्वेश्चन, if that amount was invested in Coal India, how many Coal India shares did the Japanese investor buy? 267.38 बिलियन रुपया लगाया शेयर्स में, तो कितना शेयर्स खरीद पाया? ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, कितना शेयर्स खरीद पाया? 267.38 बिलियन, और ये आंसर मिलियन में है, यानी कि आप जब डिवाइड कर रहे हो शेयर प्राइस से तो फिर इंटू 1000 कर देना। ओके 267.38 और शेयर का दाम क्या था? 412.3, तो 267.38 इतना रुपया लगाए, शेयर का दाम 412.3, तो डिवाइड बाय 412.3 इंटू 1000 कर दो बिकॉज मिलियन में है, इंटू 1000 कर दो बिकॉज मिलियन में है। करेक्ट, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और हमारा स्टेटस सीए इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं है, हम लोग जब मल्टीपल चॉइस करते हैं तो हर एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कैसे आंसर आया, क्यों राइट था क्यों रॉन्ग था। सीए इंस्टीट्यूट में क्या सीधा ए आंसर बताएगा ही नहीं कैसे आया, बिकॉज लगता है खुद को नहीं पता है। यहाँ पे आपके साथ जो आंसर शेयर होगा उस पर एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरा टान टान के, समझ गए? तो डोंट हैव टू वरी, ऑप्शन नंबर ए, उतना शेयर्स बाई किया। वैसे कितना शेयर्स बाई किया वो काम नहीं आने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा 267.38 पे वो काम आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स काम नहीं आने वाला है, ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है। तो उतना रुपया इन्वेस्ट किया है कोल इंडिया में। यू मे ऑब्जर्व द रिस्क फ्री रेट इन इंडिया फ्रॉम एग्जिबिट नंबर 4, तो आपको पता ही है 12:27 पे रिस्क फ्री रेट क्या हो गया था, ध्यान है ना? बोल दो प्लीज, 12:27 पे रिस्क फ्री रेट क्या हो गया था, आपको ध्यान है? प्लीज बोल दो। रिस्क फ्री रेट जीओआई का 7.11%, मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज अप्रोक्सीमेटली 5%। सीए इंटर, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है ये? मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज अप्रोक्सीमेटली 5%। सीए इंटर प्लीज, क्या है ये? मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज 5%। व्हाट इज इट? ये क्या है? कुछ लोग आंसर बोल रहे हैं, दैट्स करेक्ट। RM minus RF, this is RM minus RF, market risk premium, RM minus RF, CA इंटर का मार्केट रिस्क प्रीमियम, इट इज नॉट इन्फ्लेशन प्रीमियम। रॉन्ग बोल रहे हो आप सुहानी। संजय बोल रहे हैं आई डिडंट लर्न इट। हाउ डिडंट यू लर्न इट यार? CAPM जो है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा सबका किया हुआ है। RF इज द रिस्क फ्री रेट, RM इज द मार्केट का रिटर्न एंड RM माइनस RF इज द मार्केट का एक्स्ट्रा रिटर्न विच इज कॉल्ड मार्केट रिस्क प्रीमियम। और फिर भी अगर नहीं किया हुआ है तो अपने करेंगे, ओके अपने करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना? RM माइनस RF 5%। संजय बोल रहा है आई एम फ्रॉम IPCC, IPCC में भी था जब से FM है सिलेबस में तब से था, तो आपका कई दिन हो गया होगा किए हुए, आप भूल गए होंगे, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। बट IPCC में भी था, CMA इंटर का कोई स्टूडेंट है उसके भी था, ठीक है। RF RM माइनस RF इंटू बीटा सबके था, ठीक है। तो याद हो नहीं हो वो एक अलग बात है, एंड अपने वैसे करने वाले हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम कोल इंडिया इन रूपी टर्म्स विद एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 1 ईयर यूजिंग CAPM? तो बहुत जन का आंसर आ चुका है, CAPM से क्या रिटर्न होगा? यस प्लीज। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, यानी कि 7.11 प्लस 5 इंटू 1.2, ठीक है। ये डाउट नहीं लाना कि सर 1.2 बीटा क्यों लिया, बीटा तो 2.22 आ रहा था, ओके बीटा हिस्टोरिकल डेटा से आता है, वो ऐसे ही आप लोग को चेक कर रहा था मैं। सो 13.11% ऑप्शन नंबर सी, बहुत पहले सबका आ चुका, आई कैन सी दैट। तो ये तो फायदा होता है, तो मल्टीपल चॉइस पे टाइम लगता नहीं है, टाइम बचता है। अगर ये रिटर्न है तो फालतू में सजा सजा के लिखो, सर नोटेशन लिखे कि MCQ इज अ गिफ्ट, एंड माइंड माई वर्ड 5 साल के अंदर अंदर ही
पूरा का पूरा MCQ हो जाएगा, 5 साल के अंदर ही पूरा का पूरा MCQ हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो 13.11% इज द रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक, 13.11% इज द रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक। Question number 4. What is the amount of rupee proceeds after 1 year that the Japanese investor will get? रुपया कितना आएगा 1 साल बाद if he sells Coal India after 1 year, assuming it provides the expected return as per CAPM and there are no dividends. And there are no dividends. Yes, कितना लगाए थे? 267 पॉइंट क्या था, भूल गया मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था? 267 पॉइंट कितना बिलियन ना, कितना था? तो उतना रुपया लगाए थे और रिटर्न कमाए 13.11%। तो 267.38 था शायद, और उस पर 13.11% कमाए, तो कितना हो गया? 267.38 पे प्लस 13.11%, तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए 302.41, 302.41 बिलियन। 267.38 था शायद, है ना, और उस पर अपने 13.11% कमाएंगे तो 302.41 बिलियन। वैसे एक चीज़ बता दूं, अपने में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते होंगे कि 13.11% ऑफ 267 फिर प्लस 267, है ना, कोई गलत नहीं है। बट अगर CA फाइनल AFM में एकदम रिदम पकड़ना है ना, तो परसेंटेज के बजाय फैक्टर का प्रैक्टिस करो। 13.11% का मतलब 1 रुपया 1.1311 बन जाता है, 1 प्लस आर, 1 रुपया 1.1311 बन जाता है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरे बिल्डिंग ब्लॉक क्लास से बोला हुआ है। तो फैक्टर को यूज करो। तो 267.38 इंटू 1.1311, ओके, 267.38 इंटू 1.1311, वो टोन इज गुड, ठीक है। 267.38 इंटू 1.1311, आप 13.11% ऐड करके आप सोच रहे होंगे नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, पर एक्चुअली बता रहा हूं जैसे जैसे आगे क्लास चलेगी फैक्टर यूज करना बहुत अच्छा रहेगा। 267.38 इंटू 1.1311, 302.41, ठीक है ना, ओके। इफ एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 year इज फोरकास्टेड टू बी 1.90, यानी रुपया का भाव 1.87 था, 1.90 हो गया। जापानीज इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज या बैड न्यूज? रुपया का रेट जब इन्वेस्ट किया तो 1.87 था, जब बाद में रुपया को बेचेगा तो 1.90। केवल शेयर्स में थोड़ी इन्वेस्ट किया है, वो तो रुपया में भी इन्वेस्ट किया और शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है। वो चाहता है कोल इंडिया का शेयर का दाम बढ़े, 13.11% बढ़ेगा, वो चाहता है रुपया का दाम बढ़े, ठीक है। इट्स अ गुड न्यूज। मोहित कहाँ हो? मोहित गलत जज कर रहे हो, ऋषभ गलत जज कर रहे हो, इट्स अ गुड न्यूज। आप पेट्रियोटिक फीलिंग पता नहीं क्या सोच रहे हो। मैं बोलना चाह रहा हूं जापानीज इन्वेस्टर, एक मिनट क्लियर कर ले, जापानीज इन्वेस्टर कोल इंडिया का शेयर क्या चाहता है, बढ़े या गिरे? बढ़े, बिकॉज कोल इंडिया में पैसा लगाया। जापानीज इन्वेस्टर रुपया चाहता है बढ़े या गिरे? बढ़े, बिकॉज रुपया में पैसा लगाया। सबसे पहले तो 500 बिलियन येन से रुपया खरीदा ना, 500 बिलियन येन से रुपया खरीदा, ठीक है। तो रुपया का दाम चाहता है वो बढ़े, कोल का दाम चाहता है बढ़े। सो if the exchange rate after 1 year is forecasted to be 1.9, what is the expected rupee appreciation or depreciation? बताइए, रुपया appreciate या depreciate किया है कितना percentage? I can see everybody's answer is coming. Yes, Kevil, Heath. 1.6% appreciation, which is a great news. डबल बोनांजा जो बोलते हैं ना, डबल बोनांजा हो गया। शेयर पे रिटर्न 13.11, करेंसी पे रिटर्न 1.6, ठीक है। तो 1.6% अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन आप लोग निकाल लिए होंगे। 1.9 माइनस 1.87 बाय 1.87, 1.9 माइनस 1.87 बाय 1.87 इंटू 100। बहुत जन ऐसे करते होंगे, बट करना ऐसे नहीं चाहिए, करना चाहिए बाद वाला बाई पहले वाला -1। जब भी परसेंटेज चेंज निकालना है करना चाहिए बाद वाला बाई पहले वाला -1, यानी 1.9 डिवाइड बाय 1.87 जो आया -1, तो अपने आप वो परसेंटेज आ गया। इससे समय बचता है, खासकर बड़े बड़े गंदे गंदे फिगर्स में। ड्यूरिंग द कोर्स दिखाऊंगा। तो बाद वाला माइनस पहले वाला, द होल डिवाइड बाय पहले वाला इंटू 100, नो, बाद वाला बाई पहले वाला -1, ठीक है। प्रणव पूछ रहा है व्हाट इज द राइट वे टू रीड JPY/INR?
आप लगता है फॉरेक्स किए हुए हैं तो आप चुप किए सब में जा रहे हैं प्रणव, मैंने तो फॉरेक्स पढ़ाया नहीं है। तो आई थिंक प्रणव आप उस पर जा रहे हैं कि सर JPY पर INR किसका रेट है, INR का रेट है कि JPY का रेट है। साफ साफ रेट्स में वर्ड्स में दिया हुआ था, येन पर रूपी लिखा हुआ था, और मैं फॉरेक्स स्टार्ट नहीं किया और आप फॉरेक्स का जो एम्बिग्विटी है उसका पूछना चाह रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड प्रणव, दैट इज नॉट शेयरेबल और डिस्कसेबल राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रूपी प्रोसीड्स कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 4 अबव, रूपी का प्रोसीड्स कितना निकाले थे क्वेश्चन नंबर 4 में, 302.41, 302.41 बिलियन, इतना रुपया एक साल बाद आएगा, 302.41 बिलियन। इफ द रूपी प्रोसीड्स कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 4 अबव इज कन्वर्टेड इनटू येन एट द एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 5 यानी 1.9 पे, ओके तो 302.41 बिलियन 1.9 के रेट पे एक साल बाद कन्वर्ट हुआ। ठीक है, हाउ मच येन प्रोसीड्स द जापानीज इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर 1 ईयर। हाउ मच येन प्रोसीड्स, इस बार रुपया को येन में चेंज कर रहे हैं। 302.41 जो है, ध्यान रखिएगा रुपया है रुपया, और 1.9 जो रेट है वो भी रुपया का ही है, यूनिटरी मेथड, 1 रुपया 1.9, तो 302.41 कितना रुपया, रिमेंबर ये रुपया ही है 302.41 और ये रुपया का ही रेट है, मल्टीप्लाई होगा। व्हाट इज द आंसर, 574.58 बिलियन अप्रॉक्स, ऑप्शन नंबर ए 574.58 बिलियन अप्रॉक्स। स्टोरी समाप्त, स्टोरी समाप्त, 574.58 बिलियन अप्रॉक्स, स्टोरी समाप्त। जिसको स्टोरी समाप्त इन केस समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस बाकी है अभी, विल कम टू इट। तो आपको दिख रहा है स्टोरी कहां समाप्त हुआ था, स्टार्ट किया 500 बिलियन येन से और लास्ट में आ गया वो 567 पॉइंट समथिंग मिलियन येन। ओके, 500 बिलियन येन से स्टार्ट किया था और लास्ट में कितना येन आया, तो स्टोरी तो यही समाप्त होगा, बाकी तो पाथ था। ठीक है, तो इन दैट केस 500 बिलियन येन से इसके पास अल्टीमेटली कितना येन आ गया, 500 बिलियन येन से कितना येन आ गया, 574.58 बिलियन, 574.58 बिलियन। What is the expected return in yen that the Japanese investor is expected to earn? ओके, येन अपने करेंसी में, खुद के करेंसी में। ओके, जब मीसो सूप खाने जाएगा ना वहां पे जापान में, तो मीसो सूप खाने के लिए बाजार में पैसा रुपया में थोड़ी देगा, येन में देगा ना। तो येन में क्या कमाया, तो जाहिर है वो क्या कमाया, 574.58 माइनस 500 माने 74.58 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। वैसे मैं ऐसे नहीं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ बाद वाला बाय पहले वाला -1, तो 574.58 डिवाइड बाय 500 जो आया -1, और -1 भी करना नहीं पड़ता, वो फैक्टर दिख जाता है। 574.58 बाई 500 सीधा फैक्टर दिख जाता है, समय बचता है, एक मोमेंट बचता है, वो मोमेंट मिला के सागर बनता है। ओके, तो वो 14.92% आ रहा है। सबका आंसर देख लिया मैंने, नाम नहीं लिया, डोंट वरी। 14.92%, जापानीज इन्वेस्टर 14.92% कमाया, जबकि कोल इंडिया केवल 13.11% बढ़ा था। ठीक है, 14.92%। What is the expected return in rupee terms that Indian investor investing in Coal India at the same time, that is 12:27 PM on 4th June with a horizon of 1 year is expected to earn? Indian investor, ओके आप अगर 12:27 पे लगाए थे एक साल के लिए, तो आप कितना कमाने वाले हैं? इंडियन इन्वेस्टर जो मीसो सूप खरीदने नहीं जाता है, ओके, जो नॉर्मली यहाँ पे पाव रोटी खरीदने जाता है, इंडियन इन्वेस्टर वो कितना कमाएगा? 13.11। इंडियन इन्वेस्टर 13.11, इंडियन इन्वेस्टर 13.11, वो रूपी टर्म्स में था, 13.11%। इंडियन इन्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू रिकनसाइल द रिटर्न फॉर द जापानीज इन्वेस्टर इन येन, यानी 14.92%। तो बोल रहा है 14.92% को रिकनसाइल करो बाय कंसिडरिंग द रिटर्न फॉर द इंडियन इन्वेस्टर यानी 13.11% एंड द अप्रिसिएशन ऑफ रूपी दैट इज 1.6%। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। ये जो जापानीज इन्वेस्टर का रिटर्न है, %14.92%, उसको रिकनसाइल करना है इंडियन इन्वेस्टर का रिटर्न एंड विथ रूपी का अप्रिसिएशन 1. यस, कौन रिकनसाइल कर सकता है? इन दोनों फिगर से ये फिगर कैसे आएगा? इन दोनों फिगर से ये फिगर कैसे आएगा?
और ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। ये दोनों फिगर से ये फिगर कैसे आएगा? ओके, इन दोनों फिगर से ये फिगर कैसे आएगा? कुणाल, आपने एक सर्टेन तरीके से किया है, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ, ठीक है, अपने और डीपर चाह रहे हैं। राहुल बोल रहे हैं मल्टीप्लाई से। क्या मल्टीप्लाई करना है राहुल? क्या मल्टीप्लाई करना है राहुल? फैक्टर इंटू फैक्टर -1, वेरी गुड। और केवल ने और एक तरीके से बताया है। ओके, जो लोग ऐड करना चाह रहे हैं 13.11 प्लस 1.6, उससे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। 13.11 प्लस 1.6 से एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, बिकॉज 13.11 प्लस 1.6 इज 14.71। क्या 13.11% स्टॉक में कमाया, 1.6% जो है वो करेंसी में कमाया, तो टोटल कमाया 14.71, उससे नहीं आ रहा है। कारण कि वो जो करेंसी में कमाया ना 1.6%, वो 100 येन पे नहीं कमाया। अगर माने वो 100 येन लगाया था ना, मैंने 100 रुपया में पैसा लगाया था, 100 रुपया में अगर लगाया था, तो 100 रुपया पे वो 1.6% नहीं कमाया, 100 प्लस 13, 113.11 पे कमाया। से वो इन्वेस्ट किया था 100 रुपया में, तो बाद में तो वो 100 रुपया 113.11 रुपया हो गया ना। तो जब बेचा तो 113.11 रुपया को ज्यादा भाव पे बेच पाया। से 100 रुपया खरीदा था, फिर 100 रुपया तो बन गया 113 रुपया, तो 113 रुपया पे 1.6% अप्रिसिएशन हो गया, 100 पे नहीं हुआ। ठीक है, इट्स लाइक ब्याज पे ब्याज वाला पार्ट। तो अकॉर्डिंगली अगर कोई वैसे करेगा तो 13.11 प्लस 1.76 प्लस 1.6% ऑफ 13.11, 13.11 प्लस 1.6 प्लस 1.6% ऑफ 13.11, 13.11 प्लस 1.6 प्लस 1.6% ऑफ 13.11। ओके, उससे आ जाएगा, पर वो थोड़ा सा पेचीदा है। इससे बढ़िया क्या होता है, जो लोग बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस किए हैं, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, जब भी दो चीज को मिलाना है उनको मल्टीप्लाई फैक्टर वाइज, जब भी कोई चीज से हटाना है उनको डिवाइड फैक्टर वाइज। ये बिल्डिंग ब्लॉक क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, फैक्टर इंटू फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है 1.1311, इसका फैक्टर क्या है 1.016, तो 1.1311 इंटू 1.016, द होल थिंग -1। और इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। 1 रुपया कितना बन गया 1.1311, और वो जो 1.1311 है उस पर अपने कमाए 1.6%, तो उसको 1.6% बढ़ाना है, तो इंटू 1.016, तो 1.1311 इंटू 1.016, द होल थिंग -1, द होल थिंग -1। तो आप करेंगे तो 0.1492 यानी 14.92%, 14.92%। मैंने जो भी बोला है मैंने उसी शब्दों में अपने लैंग्वेज में पूरा का पूरा आंसर एक्सप्लेन करके ड्राफ्ट कर रखा है। यानी कोई बंदे का ये हुआ ना कि सर मेरे को समझ में आ रहा था, पता नहीं, मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट याद नहीं रहेगा, डोंट हैव टू वरी। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 1 to 9 वो पूरा एक्सप्लेन करके मैंने तैयार कर रखा है। मैं एक बार दिखा देता हूं जिससे कि कोई स्ट्रेस नहीं आ जाए। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू आंसर, हियर आंसर, दिस इज द आंसर फाइल। 500 बिलियन येन को पहले कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 1.87, नंबर ऑफ शेयर्स, CAPM से रिटर्न आफ्टर 1 ईयर, इनिशियल एक्सचेंज रेट, अप्रिसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूरे टान के मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये फॉरेक्स में और करने वाले। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो नोटेशन में भी जा रहा नहीं हूं मैं, वो अपने फॉरेक्स चैप्टर में करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आजकल आता है, क्योंकि इतने सारे FPIs इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, मैंने दुबई वाले रूट से, सिंगापुर वाले रूट से, जो जीरो टैक्स हेवन है, तो बिकॉज ऑफ विच CA इंस्टीट्यूट इज गिविंग क्वेश्चंस ऑन द सेम। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूज़ किया RDC, RFC वगैरह, वो मैं फॉरेक्स में कराऊंगा। बट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन? पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन कराने का वॉज 2 फोल्ड। नंबर 1, आपको ये बताना कि हमारे फॉरेक्स सिलेबस में है, हमारे इक्विटी वैल्यूएशन, कोल इंडिया का वैल्यूएशन कैसे करें वो सिलेबस में है, हमारे बॉन्ड वैल्यूएशन सिलेबस में, हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिलेबस में है, म्यूचुअल फंड, हेज फंड सिलेबस में है, और इस पे जो कवर नहीं हुआ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, वो सिलेबस में है। ठीक है, कि सर अगर कोल इंडिया का शेयर्स नहीं खरीदेगा वो सट्टा खेलेगा कोल इंडिया के ऊपर,
केवल बेट लगाएगा, तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का नाम सुना होगा, वो सिलेबस में है। और उसके अलावा प्लीज़ आप लोग बता दीजिए सीए इंटर का वो कौन सा प्रचंड चैप्टर है जो कि सीए फाइनल में भी है। सीए इंटर का वो कौन सा एफएम का प्रचंड चैप्टर जो कि सीए फाइनल में भी है। प्रचंड बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, आई थिंक यूपी में बोलते भौकाल। सीए इंटर का कौन सा भौकाल वाला चैप्टर है जो कि सीए फाइनल में भी है। ऑफ कोर्स कैपिटल बजटिंग विद एन एडवांस्ड वर्ड बिफोर इट, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, तभी तो वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सीए इंटर का स्टफ काम आता है, कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली काम आता रहता है दायां बायां, चाहे वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो डिविडेंड पॉलिसी हो, बिलीव मी सारे। पर कैपिटल बजटिंग तो पूरी नस नस में है, बिकॉज यहाँ पे एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग है, ठीक है ना। तो सिलेबस जो होता है ना, यार मेरे को सिलेबस ही नहीं पता सीए फाइनल का। एक तो होता है रटा के बताना, देखो बच्चों ये है, और एक है सिलेबस को आपको एक बार फील दे देना। मैंने वो फील देने का कोशिश की है, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ थियरी चैप्टर्स भी है, जैसे सिक्योरिटाइजेशन, उसका थियरी सीए इंटर में भी था ना। सिक्योरिटाइजेशन उसका थियरी सीए इंटर में भी था। स्टार्टअप्स उसका थियरी सीए इंटर में नहीं था, यहाँ पे है। प्राइवेट इक्विटी, डिस्ट्रेस कंपनी का वैल्यूएशन, हाउ विल यू वैल्यू अ डिस्ट्रेस कंपनी को, कैसे वैल्यू करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होते हैं ना, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, इनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आजकल, बिलीव मी, यू कैन नॉट इमेजिन अ सीए टू बी लाइक दैट, जो पहले आपके मन में बसाया गया है कि सीए वाला जो है टैक्स फाइल, इंडिविजुअल फाइल वो देख रहा है, ओके, थोड़ा कच्चा पक्का कर रहा है। वन हैज टू एक्नॉलेज सीए वाला ऐसा काम कर रहा है ना जिसमें मेन पैसा कमा रहा है। यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। हम लोग पढ़ते हैं, कुछ कल ही ब्लॉग आया था या आज आएगा शायद, 1 लाख ट्रैप। आज एक ब्लॉग लिखा 1 लाख ट्रैप एक स्टूडेंट ने। वो क्या है, हमें सिखाया गया, पता नहीं कहाँ से सीख लिए हम लोग, कि जॉब मिल जाए जिसमें से 1 लाख पर मंथ, यानी 12 लाख साल का, और वो सब जो करते रहे लोग बढ़ा चढ़ा के उसको लीव ये सब करके 15.5 लाख का पैकेज मिला है मैरियट में, ओके, या बेन कैपिटल में 15.5 लाख का पैकेज मिला है, और सब जन खुश हो जाते। द पॉइंट इज दैट आजकल 1 लाख से पर मंथ से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ख़त्म हो जाता है। एस्पिरेशन ऊपर रखना पड़ेगा, और मेन कमाई यहीं पे है जो एएफएम के सिलेबस के अंदर है। सो माने आप अभी से अगर वो इच्छा जागृत करेंगे ना, तब तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप टॉपिक को अलग तरह से पकड़ेंगे। तो एग्जाम वाइज फोकस जोर का है, पर एट द सेम टाइम इंटरेस्ट अलग से रखिए, ओके। मैं हिंट वाइज जरूर दूंगा, अब ये नहीं है कि मैं अब अलग से चल जाऊंगा जापान इकोनॉमी कैसे कर रही है, चलिए डिस्कस करते हैं। नो, आई विल नॉट डू दैट, ठीक है। वो सब यूट्यूब वीडियोस आते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अपने यहाँ पे स्टिक करेंगे टू द करिकुलम, बट हिंट आपको और प्रोत्साहन जरूर देंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेयर द एक्चुअल मनी लाइज। कि 1 लाख ट्रैप के बजाय 1 0 आगे 10 लाख तो कमाए पर मंथ, और 10 लाख क्यों, 1 करोड़ तो कमाए कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल बाद, आफ्टर यू बिकम अ सीए, ठीक है। तो वो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एनीवेज, सो ये जो है दिस वाज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ द करिकुलम। आप लोग बताइएगा प्लीज दैट कितने मार्क्स का मल्टीपल चॉइस आता है और कितने मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यस प्लीज, आई कैन सी लोग 10 करोड़ 100 करोड़ लिख रहे हैं। इतना मिलता होगा राहुल, कोई देने वाला नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए इतना कमा सकते हैं क्या, यस। और तुम बात कर रहे हो कोई देने वाला है, देने वाले का बात नहीं है, डोंट थिंक दैट वे। एक बिजनेस वर्सेस जॉब का मेरा एक वीडियो आया था कल परसों, बिजनेस वर्सेस जॉब, केवल 4 मिनट का है, शायद 4 मिनट का वीडियो है, देखना प्लीज, रिक्वेस्ट है। बिजनेस वर्सेस जॉब, अभी मैं लिंक शेयर करूंगा। वेरी गुड। 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस आता है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, ओके। जो 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस आता है वो 2-2 नंबर का आता है, यानी 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के केस स्टडी फॉर्म में। जनरली 4 केस स्टडीज आती है, 3 तो केस स्टडीज 8-8 नंबर की, और एक केस स्टडी 6 नंबर की, माने 3 केस स्टडी में 4-4 क्वेश्चन 8 नंबर, और एक केस स्टडी 6 नंबर के, तो 30 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन। और वो 15 क्वेश्चन वैसे तो 15 मिनट्स में हो जाता है, 15 मिनट से कम में, बिकॉज कैलसी पे हो जाता है, कैलसी पे। बट सीए इंस्टीट्यूट के केस में वो 45 मिनट में भी नहीं हुआ इस एग्जाम में। वो जो 15 क्वेश्चन है 30 नंबर का, वो 15 मिनट से कम में हो जाता है। बट सीए इंस्टीट्यूट के केस में इस एग्जाम में जो हुआ था उसमें वो
45 मिनट में भी नहीं हुआ, क्यों? अरे प्रणव, मैं समझा रहा हूं तुमको, सारे क्वेश्चन वैसे आते हैं जो क्लास में कराए हुए हैं मल्टीपल चॉइस में। तुमको लग रहा है अभी कि सर रीड करना पड़ता है, अरे अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड होना, इट्स केक वॉक। जैसे ये हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्या इतना समय लगना चाहिए था? वो तो मैं करा रहा हूं इसलिए आप रुक रहे थे। रॉन्ग एमसीक्यूज के कारण आंसर ही नहीं मैच हो रहा है। अब जितना भी ऑप्शंस दिया हुआ है सारा का सारा मैच ही नहीं हो रहा है। अब क्या करे आदमी, पकड़ लिया, माता सर ने बोला था पहले एमसीक्यू में फुल मार्क्स लाना है, क्या करे क्या नहीं करे, जूझ रहे, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दायां देख रहा हूँ, बायां देख रहा हूँ, क्या टॉर्चर से गुजरता है बंदा। तो इट इज़ एडवाइस दैट अगर एमसीक्यू आपसे राइट नहीं हो रहा है, जो सी इंटर एफ में भी हुआ था इस बार, सी इंटर एफ में भी रॉन्ग क्वेश्चन था जहाँ के आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो आप समझ जाइएगा रॉन्ग होगा, आगे बढ़ जाइएगा, टाइम बचा लीजिएगा, ठीक है। तो खैर ये सब बातें करते रहेंगे अपने, ठीक है। तो ये बताना था, थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल बातें कवर कर ले। तो सब चीज़ मैकेनिकल मैंने आज शेयर किया है, वो आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। ओके, लुक एट दिस प्लीज। मोटा मोटी ये मेरा आइडिया है कि अपना करीब 250 से 300 घंटा लगने वाला है। ओके, 250 से 300 घंटा लगने वाला है सिलेबस कंप्लीट करने में। मैंने 10 क्लासेस तो इंटू 5 50 किए है। वहाँ पे कोई सोचेगा 5 घंटे ही क्लास है क्या, वैसा नहीं है। हम लोग क्लास को कभी पार्ट में करते हैं। हम लोग चाहते हैं एक टॉपिक एक क्लास में हो जाए, एक पूरा टॉपिक। तो अकॉर्डिंगली जब तक वो टॉपिक नहीं होता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे डालते रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अल्टीमेटली वो 5 घंटे टाइप हो जाएगी, ठीक है ना। तो डोंट लुक एट द नंबर ऑफ क्लासेस, प्लीज़ लुक एट द ड्यूरेशन। तो 250 से 300 घंटे मोटा मोटी वो लगना चाहिए अपने को सिलेबस कंप्लीट करने में। आप और डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब कोई ये सोचता है, और सॉरी, ये तो हो गया मेन क्लासेस जो सब जन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स को वैसा है ना कि सपोज किसी का 2025 के नवंबर में ड्यू है या 2026 के मई में ड्यू है क्या कोई? मई 2026 या नवंबर 2026 का स्टूडेंट? यस प्लीज़। मई 26 नवंबर 26 का स्टूडेंट्स कोई है? होगा मेरे ख्याल से। मई 26 नवंबर 26 का स्टूडेंट? यस है, आई कैन सी। नवंबर 25 के बहुत सारे हैं, नवंबर 26 के भी है। तो क्या होगा, यू स्टार्टेड योर जर्नी विथ एएफएम। आपने एएफएम से स्टार्ट किया अभी, तो जाहिर है आपको सबसे ज़्यादा डर क्या लगेगा, यार जब तक मेरा एग्ज़ाम आएगा तब तक मैं एएफएम भूल गया तो, जब तक मेरा एग्ज़ाम आएगा मैं एएफएम भूल गया तो, ठीक है, उस पर चेंजेस आ गया तो। चेंजेस का चिंता नहीं है, देयर विल बी अ कोर्स कॉल्ड एएफएम अपडेट्स। क्या? एएफएम अपडेट्स। उसके अंदर सारा चेंजेस डालते रहेंगे और उसका फुल एक्सेस आपको ज़िंदगी भर रहेगा। एएफएम अपडेट्स, ज़िंदगी मतलब 3-4 साल हम लोग डाल देते हैं उसमें, एंड डेफिनेटली उस समय तक हो जाता है कंप्लीट। बट अगर किसी को ऐसा है ना कि मेरे को रिवाइज करना है, मेन क्वेश्चन काश हो जाते, ठीक है, काश पूरा समझा के रिवीजन हो जाता। लोगों का अलग अलग डिमांड है। कुछ लोगों का है पूरा एक्सप्लेन करके फिर जाए क्वेश्चंस होते, कुछ लोगों का होता है रिवीजन में केवल क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो जाता है, मेरे को पिकअप चाहिए, मेरे को आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो लोग ने प्लैटिनम या प्लैटिनम प्लस लिया होगा, ठीक है, प्लैटिनम या प्लैटिनम प्लस, उन लोग के पास रिवीजन का एक मैट गया है जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उसके अंदर माइंड मैप गया है, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप का है, मैं अलग से बता दूंगा कैसे उसको करना है। अभी तो काम है नहीं, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। उस पर जनरली मसाला 5 करना पड़ता है, तो 14 घंटे में रिवीजन हो जाता है। 14 घंटे में लास्ट वाला ही काम का है, बिकॉज जिसको अगर टू द पॉइंट, अब जो पूरा भूल गया ना, सर मैं ब्लैंक हो गया हूँ, उसके लिए शुरू वाला 27 घंटे वाला काम आ सकता है, वरना वो 15 घंटे में क्वेश्चंस के थ्रू अग्रेसिव रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मैं भी रिवीजन के बारे में ज़्यादा बोल रहा नहीं हूँ, बहुत सारे प्लैटिनम प्लस के स्टूडेंट्स ही नहीं है, वाई शुड वी गो अबाउट इट, और ऐसे भी वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, अभी रिवीजन का बात नहीं करते, ठीक है ना। तो ये हो गया। सर एक क्वेश्चन, आपने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थियरी को लेके 10 टॉपिक लिखे हैं, पर सीए इंस्टीट्यूट के मैट में तो ज़्यादा चैप्टर्स है, ठीक है। तो कोई इनका ये आता है कि सीए इंस्टीट्यूट के मैट में ज़्यादा चैप्टर्स है, आपने यहाँ पे 10 लिखे हैं। तो मैं जैसे क्लासीफाई करता हूँ और सीए इंस्टीट्यूट का क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफर करता है, तो अकॉर्डिंगली वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने और एक फाइल यहाँ पे शेयर किया है आपसे, और वो फाइल जो है, कहाँ है वो फाइल,
व्हाटएवर आई हैव टू चेक वो फाइल मैंने लिया भी है क्या। उस फाइल में क्या है ना, सीए इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर्स है और जो अपना चैप्टर्स है उसको मैप कर दिया, मैप, जिससे कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो, यार ये वाला चैप्टर कहाँ गया, ये वाला चैप्टर कहाँ गया। तो आई मैप द सीए इंस्टीट्यूट का चैप्टर विथ आवर चैप्टर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या कवर्ड है, वो भी आपको मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर बोला, 30 का एमसीक्यू आता है, 70 का डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में कितना आता है उसका मैंने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे किया है। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, तो आप थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय हो तो देख सकते हैं कि जो सीए इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर फर्स्ट पार्ट 1 केस सिनेरियो, एक केस स्टडी था म्यूचुअल फंड का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, सेकंड केस स्टडी था बॉन्ड वैल्यूएशन का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, थर्ड केस स्टडी सिक्योरिटी एनालिसिस का बॉन्ड और स्टॉक मिला के उस पर 2 क्वेश्चन, ऐसे करके डीप एनालिसिस किया है, बताया थियोरी कितना प्रैक्टिकल कितना। अल्टीमेटली अगर मोटा मोटी मैं बोलूँ, ठीक है, विदाउट गेटिंग डाइवर्टेड इनटू दिस, वो आप लोग देख लें खुद से कि बेसिकली एमसीक्यू में 2 एमसीक्यू थियोरी आता है और 13 एमसीक्यू प्रैक्टिकल आता है। 2 एमसीक्यू थियोरी, 13 एमसीक्यू प्रैक्टिकल। ये है रिगार्डिंग क्या चल रहा है एमसीक्यू का स्टेटस अभी जो चल रहा है, एमटीपी देख के और एग्जाम देख के। और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसके साथ 4 नंबर का थियोरी आता है और कुछ कुछ क्वेश्चन है जो पूरा प्रैक्टिकल आता है, आपको थियोरी नहीं करने का जरूरत है। यानी स्टूडेंट चाहे तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट 70 नंबर में 60 नंबर का थियोरी कर सकता है, 70 में 60 का थियोरी पॉसिबल है करना, और वो चाहे तो 55 का थियोरी, अरे सॉरी 70 में 60 का प्रैक्टिकल कर सकता है, सॉरी 70 में 60 का प्रैक्टिकल कर सकता है और चाहे तो 55 का प्रैक्टिकल, उसके पास चॉइस है कि वो कौन सा अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। तो और जो एमसीक्यू हो तो करना ही पड़ेगा, उसमें 2 एमसीक्यू थियोरी आता है, 13 एमसीक्यू प्रैक्टिकल आता है। इट्स अ टोटली प्रैक्टिकल पेपर एंड द गुड न्यूज इज दैट जो थियोरी है ना वो ऑलमोस्ट पता है कहाँ कहाँ से आएगा। इतना इंपॉर्टेंट थियोरी दिया है इन्होंने, जैसे आपने सुना है गिफ्ट सिटी, 100% सुना होगा, जो गुजरात में गिफ्ट सिटी इतनी तेजी से भी डेवलप हो रहा है, वो गिफ्ट सिटी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, अब उससे थियोरी ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। तो ऐसा थियोरी दे के रखा है ना जिसको लोग अवॉइड ही नहीं कर सकता है। तो थियोरी इन एएफएम इज अ वेरी इजी टास्क एंड उसको एकदम लास्ट में करते हैं, ठीक है। और उसका जो एक्सेस और वैलिडिटी है ना, एक्सेस और वैलिडिटी वो भी हम लोग बढ़ा के अलग से दे देते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं स्टूडेंट अभी कर लेगा पर थियोरी लास्ट में करेगा, तो इन दैट केस अगर आपका 12 मंथ्स का एक्सेस है या जो भी है तो हम लोग उसका एक्सेस थियोरी का अलग से बाद में एक्सेस 12 मंथ्स या एक्सेस 18 मंथ्स का दे देता हूँ, सो दैट अगर थियोरी आप बाद में भी कर रहे हैं तो आपके पास वो एक्सेस रहे। ओके, डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। आर्यन बोल रहा है कि सर क्या इस क्लासेस के हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में? नो, ट्रेडिंग एक अलग ही चीज़ है, उसके लिए एक अलग डिसिप्लिन, मेंटलिटी, पेशेंस, टेम्परामेंट और किस टाइप के ट्रेडर वो सब चाहिए। क्लास में ट्रेडिंग नहीं करते हैं हम लोग, चार्ट्स दिखाते हैं, एक इंक्विजिटिवनेस आता है, आप अपने लेवल पे वो करेंगे, ठीक है ना। सांकेत बोल रहे सर प्लीज़ चेयर पे बैठ कर पढ़ाओ लाइक इन सीए इंटर। क्या प्रॉब्लम हो गया सांकेत तुमको? खड़े होके पढ़ाने से क्या फीलिंग्स कमती आ रही है क्या? सांकेत बोल रहे हैं सर प्लीज़ चेयर पे बैठ के पढ़ाओ लाइक सीए इंटर। सीए फाइनल का जो बैचेस लास्ट ईयर हुआ था 2023 में, उसमें तो इस वातावरण में पढ़ाने में बहुत ही अच्छा बैच हुआ था एंड द रिजल्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू शो। तो अकॉर्डिंगली आई डोंट फील लाइक, मेरे को लगा कि नहीं ये जो रात का बैच है वो इसी इन्वायरमेंट में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पूजा बोल रहा है यस सर ये ज़्यादा इंटरेक्टिव है, गुड। राहुल तो डोसा छोले भटूरे का बात कर रहा है, टाल लो अभी। नहीं, मंडे टू फ्राइडे लिखा हुआ है क्या? सॉरी गलती लिखा हुआ था, मंडे टू सैटरडे क्लास होगा, मैं उसको रेक्टिफाई करा दूंगा। मंडे टू सैटरडे क्लास है, ओके। मंडे टू सैटरडे क्लास है 7 बजे 9:30 बजे तक, 7 से लेके 9:30, मंडे टू सैटरडे। संडे को केवल ऑफ है अपना, ओके। मंडे टू सैटरडे क्लास है 7 से लेके 9:30। सर कौन पूछ रहे हैं? ओके, रुचि इज आस्किंग कि सर मेरा एग्ज़ाम नवंबर 24 में ड्यू है, तो इन दैट केस क्या मैं और ज़्यादा फास्ट पेस से कर सकती हूँ? रुचि बीच बीच में कुछ होगा टॉपिक्स जो मैं बता दूंगा जो आप फास्टर पेस से कर सकते हैं, ठीक है। आई टेल यू, और मैं वो अपलोड भी कर दूंगा। आई डू अंडरस्टैंड किसी का May 26 में है तो किसी का नवंबर 24 में है, तो वो मैं बता दूंगा सच दैट आप पेस को आगे पीछे कर सकते हैं, बट एक बार अभी उसका बातचीत नहीं करते, ठीक है ना।
या प्रणव ऑल्सो सेइंग दैट। तो प्रणव आई कैन अंडरस्टैंड, लास्ट का 2 महीना जितना चैन से बीतते उतना बढ़िया होता है, तो वो मैं उसका हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। राहुल नवंबर 24, आई नो दैट। तो May 26 वाले भी है, नवंबर 24 वाले भी है, सबका साथ सबका विकास। ओके वैसे चल रहा है, डॉट डेट मैं बोलना चाह रहा था बट आई वाज ट्राइंग टू से सबके हिसाब से अपने मैन्यूवर कर देंगे चीज़ को। चलिए, सो दिस वाज जस्ट एन ऑन बोर्डिंग सेशन। कोई भी पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आया, आप आंसर वाला फाइल देख लीजिएगा, और एक लिंक शेयर हो चुका है आपसे, बने एक ड्राइव, वो ड्राइव में हर क्लास का नोट्स वगैरह शेयर होगा, ठीक है, एक ड्राइव शेयर, उस पर हर क्लास का नोट्स शेयर होगा, ठीक है। तो और एक चीज़ सुनिएगा प्लीज़ ठीक से, हाँ डाउट्स के बारे में, डाउट्स के बारे में एक अलग से बता रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड। डाउट्स के बारे में ठीक से सुन लीजिएगा, एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा क्यू फोरम पे जिसका नाम होगा CA फाइनल AFM लाइव बैच, CA फाइनल AFM लाइव बैच, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उस ग्रुप पे डाउट पूछेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा ओके ये लाइव बैच का डाउट है, तो अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे क्लियर होता रहेगा, ठीक है। वो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा जब बना दूंगा ग्रुप, तो उसका कोई चिंता नहीं होगा, ठीक है, डाउट का, तो वो डाउट वहाँ पे रिप्लाई हो जाएगा। स्पेशल ग्रुप ऑन क्यू फोरम फॉर लाइव बैच, ठीक है। तो वो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल पे आई होप सब जन ऐड हो गए हैं, अलग अलग टेलीग्राम चैनल है, 1 वे चैनल है, साउंड नहीं चाहते हैं कि लोग बातचीत करते रहे, मेरा ये तेरा ये, हाय गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो 1 वे चैनल्स है टेलीग्राम के, बहुत सारे जन ऐड हो गए होंगे उसके अंदर, अगर कोई नहीं ऐड हुआ है तो मेरे ख्याल से ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक का क्लासेस काफ़ी जन का बाकी है, अपने फॉरेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, फॉरेक्स स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, ठीक है। तो फॉरेक्स स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, जिससे कि बिल्डिंग ब्लॉक कर ले, कोई का बैकलॉग है कुछ कर ले वगैरह। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग समर हॉलीडेज़ पे गए हुए थे, अभी ज्वाइन करने वाले, वॉट एवर इट इज़, मंडे से वी आर स्टार्टिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो और ये वाली क्लास यूट्यूब पे जाएगी और इसके अंदर भी सारा लिंक शेयर किया रहेगा, पर आपके लिए ड्राइव पे रहेगा अलग से, ओके। और कुछ मंडे टू फ्राइडे लिखा हुआ था, मंडे टू सैटरडे देंगे उसके अंदर, और एक फाइल शेयर नहीं थी मैपिंग वाली, वो शेयर कर देंगे, ठीक है ना। बाकी कम्युनिकेशन होता रहे। कल क्लास नहीं है, टुमारो देयर इज़ नो क्लास, आई हैव सम कमिटमेंट्स, आई एम जस्ट सेटलिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, सो दैट मंडे से कंप्लीटली इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 7 PM to 9:30 PM, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे मंडे को फॉर फॉरेक्स का क्लास नंबर 1। थैंक यू, बाय बाय।